Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muaz Rasool, your professor of physics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि हमारे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने इस यूनिट का टेस्ट यानी हमारा टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करना है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, एन अनचार्ज मेटल ऑब्जेक्ट M इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर S is then brought near to M. Which diagram best illustrates the resultant distribution of charge on S and M? अब जरा ध्यान से यहां पे देखें तो मैंने फिगर पहले से थोड़ी सी आपके सामने बना दी है। M इनिशियली न्यूट्रल था और S पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था। जो ही आप M को S के करीब लेके आएंगे या S को M के करीब लेके आएंगे तो एक फिनोमिनन हो जाएगा विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसके नतीजे में S के पॉजिटिव चार्जेस की वजह से M में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगी और M का ये वाला किनारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और M का ये वाला किनारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इन नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से S के पॉजिटिव चार्जेस जो पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए थे अब इस वाले किनारे पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, यानी S पे पॉजिटिव चार्जेस इस किनारे पे कन्वर्ज हो जाएंगे और M का ये किनारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी 86th एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा। Question number 87. Three particles have charges plus 10 microcoulomb each and they are fixed at the corners of an equilateral triangle of side 0.5 meter. The force on each of the particles has a magnitude of. Situation यहां पे ड्रॉ मैंने कर दी हुई है। ये तीन चार्जेस हैं 10, 10 और 10 माइक्रोकूलम ईच। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन मुख्तलिफ वर्टिसेस पे पड़े हुए हैं और कोई से दो चार्जेस के दरमियान आपको फासला कितना दिखाई दे रहा है? हाफ ऑफ मीटर का। और चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तमाम इंटरनल एंगल्स 60 डिग्री के बनेंगे। फर्ज करें इस चार्ज पे ये चार्ज F1 रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और फर्ज करें ये चार्ज इस चार्ज पे F2 रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि इस चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स निकालें। नाउ इस चार्ज पे आपको कितनी फोर्सेस लगती दिखाई दे रही हैं? दो, F1 और F2, और उनका दरमियान एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें F1 और F2 के क्या निकालने पड़ेंगे? मैग्नीट्यूड्स। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कूलम्स लॉ। रिमेंबर तमाम चार्जेस सेम है, तमाम चार्जेस के दरमियान फासला भी क्या है? सेम है, तो तमाम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसलिए मैंने F1 और F2 को इक्वल कर दिया है। नो K होता है 9 इंटू 10⁻9। पहला चार्ज कितना है? 10 इंटू 10⁻6। दूसरा चार्ज भी कितना है? 10 इंटू 10⁻6। और R दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला 0.5 मीटर यानी हाफ मीटर। तो R की जगह क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर। नो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। 4 ऊपर जाके 9 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 36। याद रखिएगा। और बाकी सारी 10 की पास हैं जिसमें ये 9, 10 और 11 जब -12 से कैंसिल होंगे तो बन जाएगा 36/10 दैट इज 3.6 न्यूटन। ये किसी भी एक चार्ज की दूसरी चार्ज पे लगाएगी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमने इस चार्ज पे इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने आपको रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। नो F1 क्या आपके पास? 3.6। F2 भी क्या आपके पास? 3.6। 2 वैसे का वैसा। F1 क्या है? 3.6। F2 क्या है? 3.6। और एंगल कितना बन रहा है? 60। नाउ ध्यान से देखिएगा, cos 60 आप सबको पता है किसके बराबर होता है? 1/2। तो इसका मतलब ये cos 60 और 2 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये 3.6 और 3.6 के क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो 3.6 के कितने स्क्वायर आ जाएंगे? 3। ये नजर आ रहा है आपको? ये 3.6 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बन जाएगा दिस। अब अगर मैं यहां पे रफली आंसर निकालने की कोशिश करूं, जरा ध्यान से देखिएगा,
तो अगर मैं इसको ऑलमोस्ट क्या ले लूं 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और अगर मैं इसको ऑलमोस्ट क्या ले लूं 3, तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6 न्यूटन। तो आपका आंसर किसके आसपास होगा 6 न्यूटन के आसपास होगा, और 6 न्यूटन के आसपास आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, कौन सी वाली, अल्फा, यानी 6.2 न्यूटन। 87 का आंसर होगा अल्फा 6.2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 88, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम इज। नाउ कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। याद रखिएगा अगर मैं यहां से वेक्टर फॉर्म हटाऊंगा तो यहां पे यूनिट वेक्टर भी हट जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पे वेक्टर फॉर्म लेके आऊं तो यहां पे क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। और फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड के। तो जब इस आर कैप की जगह क्या लिखा जाएगा, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड, तो इस आर कैप की जगह आर वेक्टर आ जाएगा, और इसके नीचे जो आर मैग्नीट्यूड है वो आर स्क्वायर के साथ मिलकर क्या बन जाएगा आर क्यूब। यानी आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40। क्वेश्चन नंबर 89, कूलम फोर्स बिटवीन अ पॉजिट्रॉन एंड अ प्रोटॉन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर इज। अब सबको पता है कि पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज की अमाउंट वही होती है जो इलेक्ट्रॉन पे होती है, लेकिन इस पे चार्ज की टाइप पॉजिटिव होती है। यानी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट और टाइप बिल्कुल सेम होगी। आपने पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान क्या निकालनी है, कूलम्स फोर्स निकालनी है। नाउ इसके लिए अगेन बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज K, 9 इंटू 10⁻⁹। पॉजिट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना था 3.2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर का मतलब मैं 3/2/100 दो दफा लिख लूंगा। अब इसमें भी याद रखिएगा आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत हरगिज नहीं है, वजह सुन लें। 1.6 और 3.2 कैंसिल होकर क्या बनेगा 2, 1.6 और 3.2 कैंसिल होकर क्या बनेगा 2, यानी ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9/4, 9/4, और 9/4 इज ऑलमोस्ट 2, और 2.2 और 2.3। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर कहां से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, या 2.1 से, या 2.2 से स्टार्ट होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ऐसी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, यानी 2.2 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लिहाजा आपके 89th एमसीक्यू का आंसर आएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 90, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इज also doubled, what would happen to the force between them? Now, अब उसे क्या कहा है कि आपने दोनों में से कोई सा एक चार्ज क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। ठीक हो गया। अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूं। कूलम्स लॉ, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 और Q2 में से कोई सा एक चार्ज क्या हो गया, डबल, यानी Q1 और Q2 में से कोई सा एक चार्ज क्या हो गया, डबल, और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल। यानी पहले क्या था R, तो अब क्या हो गया 2R, या पहले क्या था 1, तो अब क्या हो गया 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। इसका मतलब कूलम फोर्स पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी, यानी आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40, यानी कूलम फोर्स पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी। Question number 91st. Electric field produced by a point charge Q equals -4 into 10⁻⁻6 coulomb placed at origin at a point 3 meter from origin on y-axis is. Now electric field का फॉर्मूला क्या होता है, K over R square into R cap। K क्या है 9 into 10⁻⁹, चार्ज क्या है -4 into 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालनी है, y एक्सिस पे निकालनी है, तो आर कैप की जगह क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ये 9 और 9 क्या हो जाएगा कैंसल,
9 और -6 कैंसिल होकर क्या बनेगा +3, यानी आपका आंसर क्या आएगा -4 इंटू 10⁻⁻3J न्यूटन पर कूलम, यानी आपके 91st MCQ का आंसर क्या आएगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 92, इफ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10⁻⁷ न्यूटन एट अ पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। वन ऑफ द इजियर MCQ, E इक्वल्स F/Q। F कितना है 10⁻⁷, चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁶। यहां पे मैं यूं भी लिख सकता हूं 1 इंटू 10⁻⁷, तो 1/5 क्या होगा 0.2, यानी आपका आंसर किससे स्टार्ट होगा 2 से। आगे आपको 10 की पावर्स को सॉल्व करने की इतनी खास जरूरत है ही नहीं है, चूंकि 2 से स्टार्ट होने वाली आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, लिहाजा आपका 92 MCQ का आंसर क्या आएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 93, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज वेरीज विद अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज S। नाउ आप सबको फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है E इक्वल्स KQ/R²। तो ये क्या शो कर रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब बड़ा सिंपल ही हुआ कि चार्ली और डेल्टा आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि चार्ली क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और डेल्टा क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r में तब्दीली के साथ तब्दील नहीं होगी। तो चार्ली और डेल्टा तो आंसर नहीं हो सकते। तो अब दो आंसर पॉसिबल है, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो आपको पता है मैथमेटिकली इनवर्स प्रोपोर्शन में ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता, लिहाजा आपके 93rd MCQ का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 94, जीरो फील्ड स्पॉट फॉर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लाइज। अगर आपको याद हो तो हमने ये रूटीन की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हों, एक +2 कूलम का है, दूसरा -2 कूलम का है, एंड सो ऑन, तो इन इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस के लिए नल पॉइंट दरमियान में कहीं लाई नहीं करेगा। नल पॉइंट कहां पे लाई करेगा, सराउंडिंग पे। और अगर इक्वल चार्जेस हैं तो नल पॉइंट दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस पे लाई कर रहा होगा। अब अगर आप 94 को देखें तो अल्फा में मिड पॉइंट लिखा हुआ है जो इस ऑप्शन को गलत कर रहा है, और बीटा और चार्ली में बिटवीन का वर्ड लिखा हुआ है जो इन दोनों ऑप्शंस को गलत कर रहा है। चूंकि नल पॉइंट इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस के केस में सराउंडिंग पे इक्वल डिस्टेंसेस पे लाई कर रहा होता है, लिहाजा आपके 94th MCQ का आंसर क्या होगा डेल्टा, यानी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 95, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 32 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। द जीरो फील्ड स्पॉट विल बी एट। अब यहां पे आप जरा गौर से देखें तो 95 MCQ में एक बड़ा चार्ज है 32 माइक्रोकूलम वाला, और दूसरा छोटा चार्ज है यानी 8 माइक्रोकूलम वाला। दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, लेकिन दोनों पे चार्जेस की अमाउंट सेम नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि जब सिमिलर चार्जेस हों लेकिन चार्जेस की अमाउंट सेम ना हो तो नल पॉइंट दरमियान में ही कहीं लाई करता है, लेकिन मिड में नहीं। बल्कि रूल क्या है, नल पॉइंट बड़े वाले चार्ज से दूर होता है और छोटे वाले चार्ज के करीब होता है, यानी नल पॉइंट यहां पे कहीं लाई करेगा, बड़े वाले चार्ज से दूर और छोटे वाले चार्ज के करीब। लिहाजा अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो 95 MCQ में आपको यह कंडीशन कि बड़े वाले चार्ज से दूर और छोटे वाले चार्ज के करीब अल्फा और चार्ली ऑप्शन में दिखाई दे रही है। इसका मतलब 95 MCQ का आंसर क्या होगा डेल्टा, यानी बोथ A and C। Question number 96. A 10 coulomb charge experiences a force of 4000 Newton when moved between 2 points separated by a distance of 8 centimeter in a uniform electric field. The potential difference between the 2 points is. अब जरा ध्यान से आप देखें, आप सबको पता है F किसके बराबर होता है, QE, और आप सबको यह भी पता है कि E क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो अब देखें F वैसे का वैसा, Q वैसे का वैसा, और E की जगह क्या आ गया V/D।
और यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो d उधर जाके f से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो v किसके बराबर आ जाएगा, एफ डी ओवर क्यू। नो फोर्स कितनी है आपके पास, 4000, डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर यानी 8/100, और चार्ज की अमाउंट कितनी है 10। तो वन ऑफ द इजियर कैलकुलेशंस, क्योंकि 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे, एंड 8 इंटू 4 बिकम्स 32 वोल्ट, यानी आपके 96th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 40। क्वेश्चन नंबर 97, पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द टू चार्ज्ड प्लेट्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 0.25 सेंटीमीटर and potential difference of 24 volts is। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बाय डेफिनेशन जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगता है, E इक्वल्स डेल्टा V ओवर डेल्टा R। डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना था 24, और कितना डिस्टेंस था, ध्यान से देखिएगा 0.25 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये 200 नीचे आएंगे, एक 100 डेसिमल को रिमूव करके आ रहा है, दूसरा 100 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने की वजह से आ रहा है। 25 ओवर 100 इज 1/4, और ये 4 किधर चला जाएगा, ऊपर। जब ये 4 ऊपर जाके 24 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 96, और ये 100 भी इसके साथ ऊपर जाएगा, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा 9600 न्यूटन पर कूलम, यानी 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 98, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 2 वोल्ट्स। द वर्क डन इन मूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज। सिंपल सी डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन W किसके बराबर होता है, क्यू वी। क्यू क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 वोल्ट। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क का आंसर क्या आ जाएगा 2eV, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड टू द लोअर प्लेट इन द डायग्राम शोन टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000 वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम एक ही बात है, डाउनवर्ड्स इन बिटवीन द प्लेट्स। सवाल समझें, आपके पास अपर प्लेट थी A कि जिसपे कितना पोटेंशियल था +10, आपके पास लोअर प्लेट है B कि जिसपे पोटेंशियल आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला कितना है 5 मिलीमीटर। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या पैदा हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसकी वैल्यू क्या हो 20,000 डाउनवर्ड, 20,000 डाउनवर्ड। तो एक बात तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ हो तो ए हाई पोटेंशियल पे होगा, बी लो पोटेंशियल पे होगा। नो फिर वही फॉर्मूला जो आज हमने काफी दफा यूज किया, जैसे कि आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मूला से अगर मैं डेल्टा वी निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा, ई डेल्टा आर। नो ई क्या है 20,000, डेल्टा आर यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला कितना है 5 मिलीमीटर, यानी 5/1000। 30 कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 20 इज 100 वोल्ट। प्लीज अभी आंसर टिक ना करिएगा। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू 100। ऑफकोर्स पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीकाकार क्या होगा, VA माइनस VB। VA कितना था 10, VB आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 100। ये VB इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये 100 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो VB यानी लोअर प्लेट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा माइनस 90 वोल्ट, यानी आपके 99th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा माइनस 90 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 100, a negatively charged rod is held near a capacitor plate X that is earthed axis। अब आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है, उसे आप कैपेसिटर की प्लेट X के पास ले गए हैं जो अर्थ है, बताएं क्या होगा। तो
जो ही ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस कैपेसिटर की प्लेट्स के करीब आएगी तो एक फिनोमेना हो जाएगा जो आज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नतीजा, इस किनारे पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे? पॉजिटिव। और दूसरे किनारे पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव। लेकिन दूसरा किनारा क्या हुआ हुआ है? अर्थ हुआ हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्जेस यहां से मूव करके ग्राउंड यानी अर्थ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। नतीजा, इस किनारे पे कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा और इस किनारे पे पॉजिटिव चार्ज अपनी हालत मेंटेन रखेंगे। लिहाजा ये जो एक्स प्लेट है इसमें ओवरऑल कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन चूंकि किसके साथ कनेक्ट है? अर्थ के साथ, तो इसका ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, यानी ये अर्थ हुई है। यानी आपके 100th एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा। के एक्स पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, लेकिन ये अर्थ हुई है, यानी 100 का एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 101, द कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स बाय, अगेन वन ऑफ द इजियर एमसीक्यू। और मैंने आपको रूटीन के लेक्चर में भी बताया था कि कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज स्टोर होने की वजह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है। 101 का आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 102, अ कैपेसिटर विच हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैरड विल, वो कैपेसिटर के जिसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड होगी वो क्या करेगा? आपके 102nd एमसीक्यू का आंसर है बीटा। सी इक्वल्स क्यू ओवर वी। चार्ज क्या है? 0.1 मिली कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, मिली का मतलब क्या है? 10⁻³ और 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/10। ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁴, विच कैन बी रिटन एज 100 माइक्रोफैरड। लिहाजा आपके 102 एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा। व्हाई नॉट अल्फा? अल्फा ध्यान से देखें, बी फुली चार्ज इन 1 सेकंड बाय करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। अब तो याद रखिएगा कि कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं हो सकता, और अगर किसी तरह फुली चार्ज हो भी जाए तो ये जो आपको अल्फा में डेटा गिवन है, इसमें आपको क्या गिवन है? टाइम और करंट। इससे आप चार्ज निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस नहीं। क्यू इक्वल्स IT का फॉर्मूला ज़हन में लेके आए। अच्छा, व्हाई नॉट चार्ली? चार्ली ध्यान से देखें, गेन 1 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड ऑन इट। अब आपको चार्ली में क्या ऑप्शन गिवन है? चार्ली में आपको एनर्जी गिवन है और चार्ली में आपको चार्ज गिवन है। एनर्जी और चार्ज की मदद से आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस नहीं। डेल्टा देखें, डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा कि फिर वही बात के कैपेसिटर अव्वल तो कभी फुली डिस्चार्ज होता भी नहीं है, लेकिन अगर हम अस्यूम कर भी लें तो अब हमें क्या क्या गिवन है? 1 सेकेंड गिवन है और 1 ओम गिवन है। तो रिकॉल T इक्वल्स RC। तो यहां से कैपेसिटेंस आ तो सकती है, लेकिन वो 100 माइक्रोफैरड नहीं आएगी बल्कि 1 फैरड आएगी। लिहाजा मैंने ये भी डिस्कस कर दिया बीटा क्यों सही है, और मैंने ये भी डिस्कस कर दिया कि बाकी सारी ऑप्शन गलत क्यों हैं। फॉर द लास्ट टाइम 102 का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 103, कैपेसिटी ऑफ अ पैराप्लेट कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैरड व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। इट्स पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूसेस to 1/3 of the original value. The value of a dielectric constant of the glass is. यानी आप कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान ग्लास को एज अ डायलैक्ट्रिक लेके आ रहे हैं, और इसकी वजह से कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान वोल्टेज पहले के मुकाबले में 3 गुना कम हो रहा है। तो बताएं ग्लास का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर क्या होगा? बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। आप सबने पढ़ा हुआ है, और आप सबको पता है कि सी किसके बराबर होता है? क्यू बाय वी। तो इस सी की जगह क्या आ जाएगा? क्यू बाय वी। ये क्या शो कर रहा है कि वी और एप्सिलॉन आर एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आगे तो काफी सिंपल हो गया ना कि वोल्टेज में 3 गुना की क्या हो गई? कमी हो गई। वोल्टेज पहले के मुकाबले में 3 गुना कम हो गया, यानी अगर पहले वोल्टेज कितना था 3 वोल्ट, तो अब वोल्टेज कितना हो गया? 1 वोल्ट। इसका मतलब डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यकीनी तौर पे क्या होगा? 3 होगा। आपके 103 एमसीक्यू का आंसर आएगा बीटा यानी 3।
Question number 104. Capacity of a paraplate capacitor is 5 microfarad when the distance between the plates is 2.5 centimeter. If the distance between the plates is increased to 7.5 centimeter, then the capacitance becomes. Now 104 को देखने के लिए C equals A epsilon naught over D. Now ये क्या शो कर रहा है कि कैपेसिटेंस प्लेट सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. तो यहां से मैं रेशियो निकाल लेता हूं C2 by C1 इक्वल्स D1 by D2. C2 वो नई कैपेसिटेंस जो आपने निकालनी है, C1 पुरानी कैपेसिटेंस कितनी थी 5, D1 पुराना डिस्टेंस कितना था 2.5, D2 नया डिस्टेंस कितना था 7.5. अब जब ध्यान से देखिएगा तो 2.5 और 7.5 कैंसिल होके क्या बनेगा 1/3, और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लिहाजा नई कैपेसिटेंस क्या बनेगी 5/3. इट मींस द आंसर टुवर्ड्स 104 इज बीटा. Question number 105. Potentials of two plates of a capacitor are plus 7.5 volt and minus 7.5 volt. The charge on one of the plates is 15 microcoulomb. The capacitance of the capacitor is. सबसे पहली बात कि इससे पहले मैं आगे इस एमसीक्यू को सॉल्व करूं, एक प्लेट पे पोटेंशियल कितना है 7.5 और दूसरी पे पोटेंशियल कितना है -7.5, तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 15 वोल्ट. और आगे एमसीक्यू इंतहाई आसान हो जाता है. C इक्वल्स Q बाई V. Q कितना है 15 माइक्रोकूलम यानी 50 इंटू 10⁻⁻6, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना निकाल लिया 15 कैंसिल हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻⁻6 फैरेड, जिसको ऑफ कोर्स 1 माइक्रो फैरेड भी लिखा जा सकता है. आपके 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा 1 माइक्रोफैरेड. क्वेश्चन नंबर 106. A dielectric is inserted between the plates of an isolated charged capacitor. Which of the following is not true about that capacitor? तो अगर आपको याद हो तो पोलराइजेशन वाले आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक आता है तो उससे कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, कैपेसिटर की प्लेटों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है, जिससे कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान चार्ज चेंज नहीं होता. अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे नॉट ट्रू यानी फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है. तो यहां से आपको इसका आंसर अच्छे तरीके से पता चल गया होगा 40, जिसमें क्या लिखा हुआ है चार्ज स्टोर्ड डिक्रीजेस. ये जुमला गलत है क्योंकि चार्ज सेम रहता है, लिहाजा 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40, चार्ज डिक्रीजेस. Question number 107. A 6 microfarad capacitor is charged to 300 volt and then its plates are connected by a wire. How much heat will be produced? आपने कैपेसिटर को चार्ज करके एक वायर के साथ अटैच कर दिया. अब वो चार्ज कैपेसिटर वायर में से अपना करंट फ्लो करवाना शुरू कर देगा, और जब वायर में से करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर में से हीट निकलना शुरू हो जाएगी. सवाल पैदा होता है वायर में से कितनी हीट निकलेगी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वायर में से उतनी ही हीट निकलेगी जितनी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगी. तो ये सिंपल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का क्वेश्चन है कि जिसके मुताबिक आप सबको पता है U इक्वल्स हाफ CV² इज द वे टू गो. हाफ बिल्कुल वैसे का वैसा आ गया. C आपके पास किसके बराबर है 6 इंटू 10⁻�6 और यानी 6 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज कितना है 300 यानी 300 का स्क्वायर. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें यहां पे आपको नॉन जीरो नंबर्स आंसर बता देंगे. वो आपको कैसे आंसर बताएंगे जरा ध्यान से देखिएगा. 6/2 क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, एंड 9 इंटू 3 क्या होगा 27. तो आपके आंसर के पहले दो नॉन जीरो नंबर्स क्या होंगे 2 एंड 7, और बाकी सारी 10 की पावर्स हैं. इसका मतलब आपका आंसर क्या आ सकता है 27, 270, 2.7, 0.27, जो भी आएगा उसमें 2 और 7 ही एग्जिस्ट करेंगे. और ऐसी आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, और वो कौन सी ऑप्शन है अल्फा यानी 0.27 जूल. आपके 107th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 108. A capacitor is charged to store an energy U. The charging battery is now
disconnected, an identical capacitor is now connected to the first capacitor in parallel. Energy stored by the combination is, आपके पास एक कैपेसिटर था, आपने उसको चार्ज किया, उसमें क्या स्टोर होगी? एनर्जी स्टोर होगी। तो उसके बाद आपने क्या किया? उस चार्ज्ड कैपेसिटर के साथ अटैच सेल उतार दिया और उस कैपेसिटर के साथ एक अनचार्ज कैपेसिटर कैसे लगा दिया? पैरेलल में लगा दिया। अब बताएं कि दोनों चार्जेस पे यानी पूरे सिस्टम पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। जब यहां से देखें, ये पहली सिचुएशन है जब वो कैपेसिटर एक सेल के साथ अटैच हुआ था, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? U इक्वल्स हाफ CV²। टिपिकल फॉर्मूला आपको पता है। फिर आपने क्या किया? इस चार्ज कैपेसिटर को किसके साथ जोड़ दिया? एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में, तो वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर की चार्जिंग करना शुरू कर देगा। कब तक? जब तक दोनों पे वोल्टेज यूनिफॉर्म ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इसका मतलब पहले इस कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज था? V, तो अब इन दोनों कैपेसिटर्स पे कितना वोल्टेज आ जाएगा? V/2, V/2। अब बताएं इस पूरे सिस्टम पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई है? तो एनर्जी का तो वही फॉर्मूला, U डैश इक्वल्स हाफ C'(V'²। अब जब ध्यान से देखिएगा, हाफ ऐसे का वैसा आ गया, C'। ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? यानी C' क्या होगा? 2C। और दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, V/2। ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बनेगा? CV²/4। और मैं CV²/4 को यूं भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू हाफ CV²। और ये ब्रैकेट के अंदर देखिए आपको क्या बनता दिखाई दे रहा है? U। यानी नई एनर्जी पुरानी एनर्जी U का क्या हो जाएगी? हाफ। यानी U डैश क्या आ जाएगा? U/2। आपके 108 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा यानी U/2। क्वेश्चन नंबर 109, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell of radius r, which one of the following graphs shows the variation of the potential with distance x from the center of the shell? ये आपके पास वो शेल है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये उस शेल का सेंटर है। यहां से लेके यहां तक शेल का क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर भी पोटेंशियल होगा। फर्स्ट करें, सरफेस पे पोटेंशियल है V, तो अंदर यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा? V। यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा? V। यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा? V, एंड सो ऑन। यानी जब आप स्फीयर के अंदर रेडियस के अलोंग मूव कर रहे होंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब आपका ग्राफ का इनिशियल पोर्शन क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन उसके बाद जब आप स्फीयर से बाहर निकल के स्फीयर से किधर जाना शुरू हो जाएंगे? अवे जाना शुरू हो जाएंगे। तो आप सबको पता है V इक्वल्स KQ/R, और V R के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में R की बजाय मैं X कह देता हूं ताकि R और X आपस में डिफरेंशिएट हो जाएं। ये R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये X क्या है? आपका स्फीयर से कवर किया हुआ फासला। और जैसे जैसे अब आप स्फीयर से बाहर निकल के स्फीयर से दूर जाना शुरू हो जाएंगे तो X में इजाफे का क्या मतलब है? पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा। यानी स्फीयर के अंदर मूव करते हुए पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्फीयर से बाहर निकलते ही जब आप स्फीयर से दूर जाना शुरू हो जाएंगे तो विद डिस्टेंस पोटेंशियल में कमी आनी शुरू हो जाएगी। 109 का आंसर क्या होगा? 40। क्वेश्चन नंबर 110, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड प्रोटॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इफ इनिशियल वेलोसिटीज आर नेग्लिजिबल देन द इमर्जेंट। ना आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? QV, Q चार्ज और V पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। वजह, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज क्या है? सेम है, और दोनों को आपने वोल्टेज भी क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। लेकिन क्या मोमेंटम भी इक्वल होगा? उसके लिए ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² या mv²/2। अगर मैं इस फॉर्मूला में m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा?
एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर ओवर 2m, और एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर क्या होता है? मोमेंटम का स्क्वेयर। ये 2m इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर जाके काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा? 2m काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लूं तो P किसके बराबर आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखा जा सकता है? QV। नाउ कांस्टेंट्स पे ध्यान दें, 2 कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कांस्टेंट, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब मोमेंटम मास के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, तो अगर प्रोटॉन की मास ज्यादा है तो प्रोटॉन का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। आपके 1/10 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 111, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम is given a displacement of 0.5 meter and the work done in the process is 10 joule. The difference of the potential between 2 points is, again one of the easier MCQs. potential difference का फॉर्मूला क्या होता है? W over Q। वर्क कितना है? 10, चार्ज कितना है? 5, तो 10/2 का आंसर क्या आ जाएगा? 10/5 का आंसर क्या आ जाएगा? 2 वोल्ट, यानी 111 का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 112, 2 charges 2 microcoulomb and 10 microcoulomb separated by 20 centimeter. The ratio of electrical forces acting on them will be. मैंने आपको बताया था कि कूलम फोर्स म्यूचुअल होती है। क्या मतलब? जितनी फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा होगा उतनी ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले पे भी लगा रहा होगा, यानी दोनों चार्जेस की एक दूसरे पे लगाएगी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? इक्वल। और इक्वल मैग्नीट्यूड वाली फोर्सेस की रेशो आपको क्या आंसर देगी? 1:1। 112 का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 113, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इज 42 न्यूटन। इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन r इक्वल्स 2.1 बिटवीन द चार्जेस देन द फोर्स बिकम्स। नो, आप सबको पता है कि एप्सिलॉन r यानी रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होती है? F एयर ओवर F मीडियम। F एयर का क्या मतलब है? चार्जेस के दरमियान उस वक्त की फोर्स जब चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं था। और F मीडियम का क्या मतलब है? चार्जेस के दरमियान उस वक्त की फोर्स जब चार्जेस के दरमियान मीडियम आ गया। यहां से अगर मैं F मीडियम निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा? F एयर और एप्सिलॉन r। एयर की मौजूदगी में फोर्स कितनी थी? 42। रिलेटिव परमिटिविटी जो मीडियम आया उसकी कितनी थी? 2.1। तो F मीडियम यानी नई फोर्स क्या हो जाएगी? 20 न्यूटन, यानी 113 का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 114, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज /r। तो ये मैंने यहां पे ड्रॉ भी कर दिया आपके सामने। इक्वल एंड ऑपोजिट प्लेट्स के दरमियान आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल सीधी, उनमें आपको कोई कर्वेचर दिखाई नहीं दे रहा, और तमाम लाइंस में आपको फासला क्या दिखाई दे रहा है? सेम दिखाई दे रहा है, यानी लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू वाइज और डायरेक्शन वाइज हर जगह पे क्या है? यूनिफॉर्म है। यानी आपके 114th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? अल्फा, यानी यूनिफॉर्म, पैरेलल एंड इवनली स्पेस्ड। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू ओवर आर। के कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹। चार्ज की अमाउंट 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितना है? 1। जरा ध्यान से देखें तो 9 × 2 क्या होगा? 18, और 9 - 6 क्या होगा? +3। और जब आप 18 को 1.8 बनाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.8 × 10⁴ वोल्ट, यानी 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। होपफुली आज के सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।